नमस्कार, मैं हूं सैफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीज़न। आज हम लखनऊ आ चुके हैं और लखनऊ के कई जगहों पर जा कर के हम यहाँ की जो चुनावी माहौल है, तमाम चीज़ों को कवर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हम सबसे पुरानी पार्टी जो लखनऊ में और पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी द्वारा ये पार्टी का निर्माण किया गया था, जिसका नाम है राष्ट्रीय लोकदल। और इससे पहले इसका और भी कई नाम थे। हम तमाम इन चीज़ों पर बात करेंगे यहाँ के जो राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रवक्ता हैं सुरेंद्र जी के द्वारा। लेकिन हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत ही दिलचस्प होती है और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर सिटीज़न सैफ के साथ। यदि आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें। अभी हम सर से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, इस वक्त जो अभी फ़िलहाल राजनीति माहौल चल रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश में आने वाले 2022 में चुनाव की बिल्कुल फूका जा चुका है, तो आपकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल कितनी सीटों पर लड़ेगी? राष्ट्रीय लोकदल का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है और सीटों की बात जब दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय हमारे जयंत चौधरी जी, तब वो तय करेंगे कि कितनी पार्टी पे समाजवादी लड़ेगी और कितनी सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगा। ये बात राष्ट्रीय लेवल की है, इसलिए इस पर मेरा कुछ भी नहीं कहना है। नहीं, आप लेकिन हम इतना जानते हैं 2022 में हम और समाजवादी पार्टी मिलकर के सरकार बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी का जो है नाम निशान नहीं रहेगा। ये पार्टी का जो निर्माण हुआ, इसका निर्माण को लेकर पहले हमें बताइए। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल की प्रारंभिक स्थिति स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा निर्मित की गई। उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि आप संक्षेप में यूँ समझ लीजिए कि बिहार के लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, उड़ीसा के बीजू पटनायक, हरियाणा के जो देवीलाल जी थे, स्वर्गीय देवीलाल जी, अब उनके लड़के ओम प्रकाश चौटाला, और जो है ये सब पूरे भारतवर्ष में, चाहे केरल हो चाहे बंगाल हो, हर जगह लोकदल था। और चौधरी चरण सिंह जी सर्वमान्य नेता थे, कोई किसान मसीहा कहलाए। लोकदल इसी लोकदल पार्टी से अलग अलग स्थानों पर निकल करके लोग गए हैं जी। राष्ट्रीय लोकदल का जब नाम लोकदल था तब माननीय मुलायम सिंह यादव जी इसके प्रदेश अध्यक्ष थे, बिहार में लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष थे, उड़ीसा में बीजू पटनायक जी थे, हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी थे। इस तरह से चारों तरफ जो है इसका नाम उस समय लोकदल था। अब इसका शुरुआत में इसका नाम राष्ट्रीय लोकदल। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल था या सिर्फ लोकदल था? लोकदल था, भारतीय लोकदल था। भारतीय लोकदल था। तो इसी प्रकार लोकदल ने हमेशा किसानों की राजनीति की है। किसानों से संबंधित, गरीबों से संबंधित, मजदूरों से संबंधित, कामगारों से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, लोकदल ने, राष्ट्रीय लोकदल ने उसको जो है आगे उभारने का काम किया, उनके निराकरण का रास्ता अपनाया। ये सारा काम राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा किया गया है। हमारे जो माननीय चौधरी अजीत सिंह थे, जो किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के सुपुत्र थे, चौधरी अजीत सिंह जी, वो जब केंद्र सरकार में इस पार्टी को जो निर्माण किया गया है, माननीय पूर्व विधायक, पूर्व प्रधानमंत्री जी, पूर्व चौधरी चरण सिंह जी द्वारा, उनके बाद उनके सुपुत्र चौधरी अजीत सिंह जी ने इसका संचालन किया, इसके संचालित राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उनके बाद अब माननीय जयंत चौधरी जी, जो चौधरी अजीत सिंह जी के सुपुत्र हैं और किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के पौत्र हैं, वो इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी ये पार्टी इतनी कमज़ोर है, ऐसा लगता है कि पूरे प्रदेश में भी इसकी उतनी एडवर्टाइज नहीं है इसका। देखिए, 2014 से और अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पूरे देश में जो झूठ बोल करके, जो जुमलेबाजी करके, जनता को बरगला करके कि काला धन आएगा, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए पहुंचेंगे,
तो जनता को लालीपाप दिखा करके जो वोट लिया गया उसमें राष्ट्रीय लोकदल ही नहीं, कांग्रेस भी कमज़ोर हुई है, समाजवादी पार्टी भी कमज़ोर हुई है, बसपा भी कमज़ोर हुई है। अभी हम अपने मुद्दा पे आते हैं। अभी चौधरी अजीत सिंह जो तो अब नहीं रहे, देहांत हो गया उनका जी, 6 मई को उनका हुआ है। तो अब इस पार्टी का निर्वहन कौन करेंगे? जयंत चौधरी जी, उनके सुपुत्र जो हैं चौधरी अजीत सिंह के, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं इस समय, और उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं के दिशा निर्देश से हम लोग काम कर रहे हैं। और चारों तरफ जो है राष्ट्रीय लोकदल और किसान की वाहवाही हो रही। आप चौधरी चरण सिंह जी के साथ आप कार्य कर चुके हैं? चौधरी चरण सिंह जी के साथ उस समय मैं विद्यार्थी के रूप में था, कार्य करने का प्रश्न नहीं उठता। वो 1967 में 1967 में यहाँ मुख्यमंत्री हुए। कभी विधायक वगैरह का इलेक्शन वगैरह आप लड़े? और उनके काम करने का स्टाइल एक सुन लीजिए। चौधरी चरण सिंह जी के जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उन्होंने, दिन में यहाँ लखनऊ में, शाम को यही चौक कोतवाली में एक टूटी सी साइकिल और गंदा सा कुर्ता और धोती पहन करके वो चौक कोतवाली पहुँच गए। दीवान से कहने लगे, मुंशी जी हमारी रिपोर्ट लिख लो, भैंस खो गई। तो दीवान ने कहा कुछ लाए हो? तो कहने लगे कि लाए क्या है, 5,000 की, उस समय भैंस की कीमत 5,000 थी। तो कहने लाए क्या है, 5,000 रुपये की हमारी भैंस खो गई है, हम गरीब आदमी क्या लाएं? तो कहले ऐसे रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, बड़े दरोगा जी बैठे हैं, शिकायत कर दो। वो बड़े दरोगा जी के कमरे में चले गए, कहने लगे साहब हम रिपोर्ट लिखाने आए, भैंस खो गई है। तो दीवान जी कह रहे हैं कुछ लाए हो? तो दरोगा जी ने कहा कि दे दो जाके 150 रुपये। अरे कहें साहब हम गरीब आदमी, आज से तो गरीबों की सरकार हो गई। तो उस इंस्पेक्टर ने कहा कि जाओ फिर चौधरी चरण सिंह से शिकायत कर दो जाके। वहीं कुर्सी खींच लिया और बैठ गए, कहने टेलीफोन ला, मैं खुद चरण सिंह हूँ। और तुरंत फ़ोन करके IG DIG सबको तलब कर लिया और 1 घंटे के अंदर कांस्टेबल से लेकर के इंस्पेक्टर तक पूरी कोतवाली सस्पेंड की गई और दूसरी जो है नियुक्तियाँ वहाँ पर हुई, फिर से काम शुरू हुआ। इस तरह का काम करने का शासन था चौधरी चरण सिंह जी का। ये पार्टी कार्यालय है और यहाँ पर चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार, इनकी यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है और इन तमाम चीज़ों के बारे में हम सर से पूछेंगे। सर कब लगा ये प्रतिमा? ये प्रतिमा हमारे विधायक माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी यहाँ के सिंचाई मंत्री थे। तो चूँकि चौधरी चरण सिंह जी शुरुआत में जब पहला मंत्रिमंडल गठित हुआ है उसमें सिंचाई मंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था, तो इसलिए हर सिंचाई विभाग के हर जगह पर माननीय चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति की स्थापना की गई माननीय मुन्ना सिंह जी के द्वारा, और इस प्रदेश कार्यालय में भी की गई। और ये हाल पीछे बना हुआ है, इसको जो हमारी जो श्रीमती अनुराधा चौधरी जी थी, ये यहाँ पर PWD मिनिस्टर थी, उनकी देखरेख में जो है ये हाल यहाँ का निर्माण हुआ है और कार्यालय को भव्य रूप दिया गया। सर आप ये बताएं, आप कभी इस पार्टी से चुनाव वगैरह लड़े? जी हाँ। कौन सी विधानसभा क्षेत्र से? लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ा हूँ विधायक का। कई बार लड़े? 2 बार। 2 बार लड़े। क्या दोनों बार? चूँकि शहरी स्थिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहती है। जनसंघ, पहले इसका नाम जनसंघ था, तो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी चूँकि व्यापारियों की सरकार होती है, शहरों में व्यापारी होता है, तो हर शहर में करीब करीब जो है भारतीय जनता पार्टी आगे चलती है। तो जाहिर है कि हमको जीतने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन अपनी बात हम जन जन तक पहुंचा सके कि जो है हम किस तरह से जनता की सेवा करते हैं, किस तरह से किसान मजदूर और कामगार की समस्याओं का निराकरण करते हैं। कोई भी ऐसा किस्सा कहानी हमें बताइए जो चौधरी चरण सिंह जी से रिलेटेड हो। देखिए, किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी जातिवाद के घोर विरोधी थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री जब वो थे 1967 में, तो एक ऑर्डिनेंस जारी किया था कि जिन कॉलेजों का नाम जाति के नाम पर है उसे तुरंत बदल दिया जाए, जाति सूचक शब्द हटा दिया जाए, अन्यथा उनका अनुदान रोक दिया जाएगा।
तो पूरे प्रदेश में सारे कॉलेजों का नाम जाति सूचक शब्द से हटा करके किसी नाम के साथ जोड़ा गया। जैसे लखनऊ में ही कानकुब्ज इंटर कॉलेज है, इसका जनरल इंटर कॉलेज किया गया। जो कानकुब्ज वोकेशनल कॉलेज है उसको बप्पा श्रीनारायण वोकेशनल कॉलेज किया गया। कुर्मी छत्री कॉलेज है उसका नाम रामाधीन सिंह कॉलेज किया गया। तो इस तरह से कॉलेजों का नाम चेंज कर दिया सब। अगर जात से नाम रहेगा तो अनुदान नहीं दिया जाएगा। आजकल आप देखते होंगे गाड़ी के ऊपर लिखा रहता है जाट, जी 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 सब। अब जातिवाद तो उभार दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जातिवाद उभार दिया जो है बहुजन समाज पार्टी ने। बहुजन समाज पार्टी में काशीराम जी ने क्या कहा था कि तिलक तराजू और तलवार, तो वो जातिवाद तो उन्होंने ही पैदा किया था। ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़ बाकी सब DS4 ये काशीराम जी ने नारे दिए थे। तो जातिवाद भारतीय जनता पार्टी, जातिवाद जो है बहुजन समाज पार्टी ने ला करके उत्तर प्रदेश की राजनीति को चौपट कर दिया। इसी तरह से चौधरी चरण सिंह जी निर्णय लेने में बहुत सख्त थे और उन्हें माननीय चौधरी चरण सिंह जी को मतलब लखनऊ हो या उत्तर प्रदेश हो, यही नहीं ऐसा माना जाता है, मतलब हमने जहाँ तक उनको पढ़ा है जाना है, चाहे हरियाणा हो बिहार हो, तमाम जगहों पर उनके मतलब शिष्य हैं। लालू यादव जी भी वहीं से। वो भारतीय राजनीति में आदर्श पुरुष कहे जाएंगे। आज प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या विधायक हो, जनता नाराज होकर के उनसे इस्तीफा मांगती है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दीजिए। वो बेशर्मी से कुर्सी से चिपके रहते हैं। और चौधरी चरण सिंह जी इस नेचर के आदमी थे, ये स्वभाव था। कानपुर में मुख्यमंत्री रहते हुए, चूँकि मुख्यमंत्री जो है जो सरकार थी उस समय संवित सरकार थी, संयुक्त विधायक दल कई पार्टियों की मिलकर के सरकार बनी थी, जिसको मुख्यमंत्री बनाया था चौधरी चरण सिंह जी को। तो यहाँ हाउस चल रहा था, हाउस में एक जो है मतदान किया गया जिसके आधार पर सरकार गिर गई थी। और चौधरी चरण सिंह जी कानपुर में थे, किसी कार्यक्रम के उद्घाटन में गए थे। जैसे इनको वहाँ सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत वहीं से सरकारी गाड़ी छोड़ दी और कह दिया भैया मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा, ड्राइवर साहब अब आप जो है लखनऊ जाइए। और ख़ुद वहाँ से टैक्सी कर करके लखनऊ आए थे। इस नेचर के आदमी थे। और उनकी राजनीति, उनके निर्णय मील का पत्थर साबित हुए हैं। जैसे पटवारी था पहले, आज जो लेखपाल कहलाता है, ये पहले पटवारी था अंग्रेजों के टाइम में। उनके पोते कौन हुए? जैन चौधरी जी जी। तो क्या उनमें ऐसा गुण है? निश्चित रूप से वही नेचर बना हुआ है। उस सांसद रह चुके हैं मथुरा से, इस समय नहीं है, इस समय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन पूरी जनता, पूरा किसान उनमें चौधरी चरण सिंह जी की छाया देख रहा है, चौधरी चरण सिंह जी का प्रारूप देख रहा है, निर्णय लेने की वही शक्ति देख रहा है। और निश्चित रूप से आशा की किरण किसानों के मन में जगी हुई है। अभी जो किसानों का आंदोलन चल रहा है 7 महीने से, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की और आंदोलन को उजाड़ रहे थे। टेंट उजाड़ दिए गए बॉर्डर पे। तो तुरंत 8 बजे रात में जब टेंट उजाड़े जा रहे थे, बिजली काटी जा रही थी, तो चौधरी अजीत सिंह ने फ़ोन किया था राकेश टिकैत जी को और कहा कि राष्ट्रीय लोकदल और हम तुम्हारे साथ हैं, आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। सारे के सारे लोग फिर इकट्ठे हो गए। दूसरे दिन जयंत चौधरी मैदान में पहुंच गए और किसानों की लड़ाई शुरू हो गई। और अभी तक चल रही है। अभी तक चल रही है और ये तब तक चलेगी जब तक भारतीय जनता पार्टी तीनों बनाए हुए कृषि कानून रद्द नहीं कर देती, तब तक ये किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये निर्णायक स्थिति पर जाएगा। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि इस बार आप जो गठबंधन अलायंस में रहेंगे समाजवादी पार्टी के साथ, तो क्या इस बार साइकिल चल पाएगी? निश्चित रूप से सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की। ऐसा भी माना जाता है, हम लोग जहाँ तक मतलब लोगों से जानने की कोशिश की है, जाने हैं, तो ऐसा कह रहा है कि अगर योगी जी की सरकार थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है, कुछ सीटें कम आ सकती है, लेकिन सरकार तो ही बनेगी। भैया ये एक बात बता दो,
हजारों करोड़ रुपया गोमती की सफाई के नाम पर हजम कर लिया इन लोगों ने। गोमती कहाँ साफ हुई? गंगा सफाई के नाम पर अरबों रुपया जो है चला गया, गंगा साफ नहीं हुई। ये केवल गाय, गोबर, गोमांस, हिंदू, मुस्लिम, शमशान, कब्रिस्तान, इस तरह की राजनीति करते हैं। विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। महंगाई आज कहाँ पर है? डीजल और पेट्रोल किस भाव बिक रहा है? आज कड़वा तेल 200 रुपये लीटर बिक रहा है। ये कहाँ का न्याय है? जबकि सरसों का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा हुआ है, लेकिन सरसों जो 70 रुपये किलो तेल बिक रहा था वो 200 रुपये लीटर आज बिक रहा है। तो ये महंगाई का हाल है, क्योंकि इन्होंने पूंजीपतियों को खुला छोड़ दिया है कि जनता को लूटो। अरे कोरोना पीरियड है, साल भर से कोरोना में महामारी फैली हुई है, लोग मर रहे हैं, उनको दवाएं आप उपलब्ध नहीं करा सके, उनको ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा सके। लोग से अगर पता करते हैं हम लोग तो लोग कहते हैं इस बात को कि ठीक है महंगाई है, लॉकडाउन लग गया है, लेकिन योगी जी, मोदी जी हमें कम से कम राशन तो दे रहे हैं। तो बहुत अच्छे। एक मिनट, जैसे वो योगी जी और मोदी जी किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं, 6,000 रुपये साल में देते हैं, हर जो है 4 महीने बाद 2,000 रुपये अकाउंट में भेज देते हैं। लेकिन किसानों के घर की बिजली 4 गुने रेट पे पहुंच गई। किसानों को इस्तेमाल में आने वाली खाद 50 किलो की बोरी 45 किलो की हो गई, भाव बढ़ गया। किसानों को जो भी 5 रुपये किलो आलू अगर किसान से खरीदा गया है तो आज 50 रुपये किलो किसान को खरीदना पड़ रहा है। तो 6,000 रुपये साल दे करके 18,000 रुपये साल वसूल रहे हैं। और ये राशन जो फ्री में दे रहे हैं, तो ये कह रहे हैं पेट्रोल डीजल का दाम इसीलिए बढ़ रहा है कि उसको राशन में बांटा जा रहा है। अरे जब हम ही से लेकर के हम ही को देना है तो ऐसी सरकार से क्या फ़ायदा? अपना वेतन नहीं छोड़ दिया। किसी सांसद ने, किसी विधायक ने ये कहा है कि हम जो है वेतन आधा लेंगे।